हमारे पिछले वीडियो में हमने एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात की थी, जिसे कहते हैं वन उन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन। इसका अर्थ होता है वनों की कटाई, जिसकी वजह से हमारे पारिस्थितिक तंत्र और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें ये सभी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि क्या हम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, या फिर क्या हम हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं? जो भी कुछ बचा हुआ है हमारे पर्यावरण में, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। संरक्षण या कंजर्वेशन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। संरक्षण का अर्थ हुआ प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वन, जंतु और जल आदि का उचित उपयोग, और साथ ही उनकी सुरक्षा भी करना ताकि वो समाप्त ना हो। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है संरक्षित क्षेत्र, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। धरती के बाहरी ओर जो पतली सी परत होती है, जहाँ पर हमारा जीवन और हम सभी सजीव मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर। ये मिलकर बना है हवा, पानी और भूमि से। तो जब हम हवा की बात करते हैं तो उसे कहते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। जब हम भूमि की बात करते हैं तो उसे कहते हैं भूमंडल या जियोस्फीयर। और वहीं जब हम पानी या जल की बात करते हैं तो इसे कहते हैं जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, उसके ऊपर की ओर यानी कि वायु में, और उसके नीचे यानी पानी में, वहाँ का वो क्षेत्र जहाँ पर जीवन मौजूद होता है, उसे ही हम जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। इसी जैव मंडल के अंदर एक बहुत ही खास चीज़ होती है जिसे कहा जाता है जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता से हमारे यहाँ पर मतलब ये है कि हमारे इस जैव मंडल में हर प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, चाहे वो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और कवक हों या फिर जंगल में पाए जाने वाले बाघ। और इन सभी जीवों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जैसे कुछ जीव हवा को साफ रखते हैं, कुछ जीव फसलों का परागण करते हैं, कुछ शिकारी की भूमिका निभाते हैं और कुछ शिकार की। और इस प्रकार से ये जनसंख्या को संतुलित बनाकर रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ जो हैं वो हवा को साफ रखने का काम करते हैं, वहीं जो तितलियाँ हैं वो फसलों का परागण करती हैं, शेर शिकारी के रूप में और हिरण शिकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और जनसंख्या को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी प्रक्रिया में से कोई भी एक चरण, कोई भी एक जीव अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये पूरा का पूरा तंत्र डगमगा सकता है। और इसी कारण से हम कुछ क्षेत्रों को इस तरह से संरक्षित करके रखते हैं ताकि हम इन सभी जीवों को और अपने जैव मंडल की इस जैव विविधता को बनाए रख सकें। संरक्षित क्षेत्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्यों की। वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जानवर सुरक्षित और शांति से रह सकते हैं। यहाँ पर शिकार या जानवरों को परेशान करना मना होता है। हमारे भारत में लगभग 566 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास नक्शा है उसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में कौन सा अभयारण्य कहाँ पर है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, और उसके बाद आप अपने स्कूल में या अपने साथियों से जाकर इस बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। चलिए, तो वन्यजीव अभयारण्य के बाद अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की। ये और भी अधिक संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पर जानवरों की, पौधों की और पर्यावरण की रक्षा और अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो नियम है वो अधिक कठोर होते हैं। तो यहाँ पर जानवरों और पौधों का संरक्षण इस प्रकार से किया जाता है कि पेड़ों की कटाई, खेती और इंसानों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से कुछ खास हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हमने यहाँ बात की है वन्यजीव अभयारण्यों की, वहीं राष्ट्रीय उद्यान की भी।
और अंत में अब हम बात करेंगे जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की। ये सबसे बड़े और सबसे समावेशी प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें प्रकृति के, पर्यावरण के सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की रक्षा की जाती है, जिसमें हम वन्य प्रजातियों को शामिल करते हैं, पेड़ पौधों को शामिल करते हैं, साथ ही आदिवासी समुदायों को भी शामिल करते हैं जो कि जंगलों के साथ मिलजुल कर रहते आ रहे हैं कई सालों से। भारत में 18 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं और उनमें से कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नंदा देवी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नोकरेक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो मेघालय में स्थित है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के जोन्स की बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जोन्स होते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे प्याज के अंदर कई सारी परतें होती हैं ना, इसी तरीके से इसकी भी कुछ लेयर्स या परतें होती हैं। तो सबसे भीतर जो होता है उसे कहते हैं कोर जोन, जिसमें प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में रहती है। यहाँ पर प्रकृति को पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मनुष्यों को हस्तक्षेप की कोई अनुमति नहीं होती। यहाँ पर पौधे और जानवर अपने प्राकृतिक स्वरूप में फल फूल सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। इसके बाद आता है बफर जोन जो कोर क्षेत्र के या कोर जोन के ठीक बाहर होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं और पर्यवेक्षण कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वैज्ञानिक और छात्र यहाँ सीखने और अध्ययन करने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहना होता है कि वो किसी भी प्रकार से अपने कार्यों से पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ये बफर जोन के ठीक बाहर होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, गांव होते हैं। वो यहाँ इस प्रकार से रहते हैं कि जो इंसान है वो और प्रकृति अपने अपने स्थान में रहते हुए आराम से फल फूल सके, दोनों एक दूसरे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। और ये जो संरचना है वो जैव विविधता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को एक साथ जीवित रहने देती है और फलने फूलने भी देती है, विकसित होने देती है। ऐसे ही एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की अगर बात करें तो वो है सिमलीपाल जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यहाँ की खास बात ये है कि ये संरक्षित क्षेत्र वर्ष 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का हिस्सा है। कितनी बढ़िया बात है ना। यहाँ पर पौधों और जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं और यहाँ पर एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। लेकिन केवल संरक्षित क्षेत्र ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सभी संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने के बाद भी गैर कानूनी शिकार अभी भी होते हैं। पेड़ों की कटाई भी जारी है। वहीं प्रदूषण से अब भी जंगल के झरने और नदियाँ प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? यहाँ अभी ज़रूरत है जागरूकता की, शिक्षा की और हमारे सहयोग की। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम जंगलों की रक्षा करेंगे तो गायब हो रही प्रजातियाँ वापस लौट आएंगी। जब नदियों को साफ किया जाएगा तो मछलियाँ वापस लौट आएंगी और जब हम अपना सहयोग देंगे तो प्रकृति अपने असली स्वरूप में वापस आएगी। आप अपने एक कदम से भी सहयोग कर सकते हैं अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में। आपको कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेड़ लगाना, किसी एक जानवर की रक्षा करना, प्लास्टिक का उपयोग ना करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सहयोग है। अब आप सोचिए कि आज या अगले कुछ दिनों में आप वो पहला कदम, वो छोटा सा कदम कौन सा उठाएंगे जिससे आप अपना सहयोग दे सकें अपने जंगलों, अपने वन्य जीवों और अपनी प्रकृति की रक्षा करने में। क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम भी संरक्षण की दिशा में, हमारी प्रकृति को बचाए रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान है।